बहुत से लोगों की दुखद मृत्यु और बहुत नुकसान की खबरें हैं। तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप पर हम सभी की दृष्टि लगी हुई है। भारत के 140 करोड़ लोगों की संवेदनाएं सभी भूकंप पीड़ितों के साथ हैं। भारत भूकंप पीड़ितों की हर संभव मदद के लिए तत्पर है। तुर्की में प्रलय ने दस्तक दी तो भारत ने सबसे पहले उसका हाथ मजबूती से थामा और मुश्किल वक्त में उसके दर्द का साझीदार बना। तुर्की की हर संभव मदद के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के चंद घंटों बाद ही तुर्की में रेस्क्यू के लिए पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने मलबे में फंसे लोगों को बचाना शुरू कर दिया। भारतीय सेना के फील्ड हॉस्पिटल में भूकंप पीड़ितों का इलाज होने लगा और बेघर और बेबस लोगों के बीच भारत से ले गई राहत सामग्री बांटे जाने लगी। मुश्किल की इस घड़ी में भारत ने तुर्की का हाथ मजबूती से थामा तो तुर्की में हिंदुस्तान की जय जयकार गूंजने लगी। Dost is just a friend, but I see them like brothers and sisters. I cannot explain my feelings. Thanks to our brothers, our friends, our lovely nation. भारत उन देशों में शुमार है जिसने सबसे पहले न सिर्फ रेस्क्यू टीम भेजी बल्कि राहत सामग्री भी भेजी, वो भी तब जब किसी भी आपदाग्रस्त क्षेत्र के लिए रेस्क्यू और रिलीफ के लिए 48 से 72 घंटे का वक्त बेहद अहम होता है। यही वजह है कि तुर्की भारत को सच्चा दोस्त बता रहा है, खुलकर कह रहा है कि जो मुसीबत में साथ दे वही सच्चा दोस्त। Dost helps each other. We really appreciate the sincere and kindly help of India. We are Dost, we are friends, and we help to each other. ये वही तुर्की है जो पाकिस्तान से नजदीकियों के चलते तुर्की हमेशा से ही भारत के खिलाफ बोलता रहा। कश्मीर से लेकर कई दूसरे मुद्दों पर भारत के खिलाफ जहर उगलता रहा। लेकिन जब तुर्की की धरती कांपी, हजारों ऊंची ऊंची इमारतें जमींदोज हो गईं, तुर्की के भूकंप प्रभावित इलाकों में भय, भूख और दहशत के मलबे में घुटती जिंदगियों को बचाने के लिए जब भारत सबसे आगे आया, तब इसी तुर्की के सुर बदल गए। India was among the first countries who reacted, and that was of course a very big help. Dost helps each other, and then, as I said, I used this expression first 2 years ago when Turkey sent 2 carriers loaded with medical assistance to India during COVID time. Now exactly the same happens in Turkey. So we are Dost, we are friends, and we help to each other, and we appreciate our help, of course. तुर्की अब बार बार भारत से दोस्ती की दुहाई दे रहा है, भारत के ऑपरेशन दोस्त को सलाम कर रहा है, और ये सब मुमकिन हुआ पीएम मोदी के उस उसूल से जिससे वो दुश्मनों को भी दोस्त बना लेते हैं। ये जानते हुए कि तुर्की पाकिस्तान का सिंपैथाइजर होता है कई बार, और जब वो संकट में आया तो प्रधानमंत्री जी जिस तरह से वो बात बता रहे थे वो भावुक थे। उन्होंने कच्छ के भूकंप को याद किया कि हमने कच्छ के भूकंप को विभीषिका को सामने से देखी है। तो ऐसे में तुरंत तुर्की के लिए सबसे पहले सहायता के लिए निकलना, क्योंकि भारत के पास स्पेशलिस्ट हैं भूकंप के समय में काम करने वाले लोग। तो ये प्रधानमंत्री जी का जो परिचय है मानवता का, वो चेहरा जो आज हमने देखा, हमको उनका साथी होने में बहुत गर्व हुआ। इसीलिए अब कहा जा रहा है कि मोदी से दुश्मनी इतनी मुश्किल क्यों है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उसूल है कि जब दोस्त बनाकर काम हो सकता है तो फिर दुश्मनी क्यों। तुर्की के साथ भी ऐसा ही हुआ। अब तुर्की बार बार दोस्त दोस्त कह रहा है। Operation Dost is a very important operation, and this is the operation of friendship, because Dost is a word
in Hindi and Turkish, which means friends. And this operation shows our friendship between India and Turkey. And friends always help each other. पीएम मोदी ने अतीत में तुर्की की तमाम गुस्ताखियों को भुला दिया और संकट में फंसे तुर्की की मदद के लिए ईमानदारी से हाथ बढ़ाया। भूकंप से तबाह तुर्की की उम्मीदों और इंसानियत की तस्वीरें सामने आने लगी। मलबे के ढेर से जिंदगियों को बचाने के लिए भारतीय सेना और एनडीआरएफ की टीमें मोर्चा संभाले हुए हैं। एनडीआरएफ की टीम मलबे से लोगों को बचाने में जुटी है और भारतीय सेना घायलों का इलाज कर रही है। आपदा की इस घड़ी में इंडियन आर्मी और एनडीआरएफ तुर्की के लोगों के लिए मसीहा बने हैं। भारतीय जवान बेसहारा हो चुके लोगों का सहारा बने हुए हैं, उनके आंसू पोंछ रहे हैं और हर संभव मदद भी कर रहे हैं। मुश्किल की इस घड़ी में भारत तुर्की का सच्चा दोस्त बना है। ये बात तुर्की को भी पूरी तरह समझ में आ चुकी है। शून्य से नीचे तापमान के बावजूद दिन हो या रात 24 घंटे बिना रुके बिना थके इंडियन आर्मी और एनडीआरएफ की मेहनत मलबे में फंसे लोगों को नई जिंदगी दे रही है। और सर्वाइवर्स थैंक यू इंडिया कह रहे हैं। यह तस्वीर देखिए जब मलबे में दबी 6 साल की मासूम को एनडीआरएफ ने बचाया। जिस बच्ची को बचाया गया उसे भारतीय सेना के बनाए गए फील्ड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। अब उस अस्पताल से आई खूबसूरत तस्वीर को देखिए, कैसे मासूम अपनी जिंदगी बचाने के लिए चेहरे पर मुस्कान लिए धन्यवाद कह रही है। एक तुर्की महिला की वो तस्वीर भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, जिसमें वो एक इंडियन आर्मी अफसर को चूम रही है और मदद के लिए शुक्रिया अदा कर रही है। अपने बच्चे को गोद में लिए तुर्की का ये शख्स भारतीय सेना को धन्यवाद कर रहा है, जो आपदा की इस घड़ी में तुर्की के लोगों के लिए देवदूत बनकर सामने आए हैं। छोटा बच्चा भी हाथ हिलाकर सेना के जवानों की हौसला अफजाई करता दिखा। एक फील्ड हॉस्पिटल भी सेटअप किया गया है इंडियन आर्मी का। 30 बेड का हॉस्पिटल है, जिसमें ऑर्थोपेडिक सर्जन है, जनरल सर्जन है, डेंटल सर्जन है, बाकी एक्सपर्ट्स हैं। और ये जो हॉस्पिटल है फील्ड हॉस्पिटल, ये इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट एंड ऑल्सो कैपेसिटीज़ वो बड़ी लिम्ब सेविंग, लाइफ सेविंग सर्जरीज करने के लिए भी कैपेबल है। एक एम्पुटेशन सर्जरी की थी हमारे सर्जन्स ने, कल की बात है, कल सुबह की। और बाकी भी मरीज आ रहे हैं यहाँ मेडिकल चिकित्सा सहायता के लिए। भारतीय सेना के 99 जवानों की एक टीम को चिकित्सा सहायता के लिए हैटे के स्कैंडरून के इस फील्ड हॉस्पिटल में तैनात किया गया है। हैटे फील्ड हॉस्पिटल की 99 सदस्यीय टीम में 13 डॉक्टर्स, आर्थो और जनरल सर्जन, ओरल सर्जन, सामुदायिक चिकित्सा विशेषज्ञ, रसद अधिकारी और 3 चिकित्सा अधिकारी शामिल हैं। सेना के इस फील्ड हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर, इमरजेंसी रूम, डायग्नोस्टिक्स, एक्सरे मशीन, वेंटिलेटर जैसे लाइफ सपोर्ट उपकरण भी मौजूद हैं। Ready to move in. 60 Parafield Hospital is part of 15 Indian Para Brigade, which is the first respondent for any international disaster scenario. So our team consists of 96 persons in total, and we have orthopedic specialists with us, surgeons, GI surgeons, maxillofacial surgeons to take care of multi-trauma cases that are expected in such a disaster scenario. तुर्की में भारत ऑपरेशन दोस्त फुल स्विंग में है। भारतीय रेस्क्यू और रिलीफ टीम ने तुर्की के भूकंप पीड़ितों का दिल जीत लिया है। यही वजह है कि तुर्की की आम जनता भी भारतीयों से दोस्ती से
बढ़कर भाई बहन के रिश्ते को जोड़ रही है। I had only one friend from India. I didn't know much people from there, but it was the first time that I met group of people from there, and now I mean I cannot explain my feelings. Like I hope that it won't again, and they will visit us in another matter, you know, like for visiting, for fun. I mean, this is my expectation. That's why I call them dost. Now, actually, dost is just a friend, but I see them like brothers and sisters. अब आपको दिखाते हैं दुश्मन देश को भी दोस्त बना लेने वाले पीएम मोदी की ऑपरेशन दोस्त की पूरी कहानी। तुर्की और सीरिया में भूकंप सोमवार को भारतीय समय मुताबिक सुबह 6:58 पर आया। पीएम मोदी ने सुबह करीब 11 बजे तुर्की को हर संभव मदद का ऐलान किया और इस ऐलान के 12 घंटे के भीतर ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत से एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम और रिलीफ मटेरियल रवाना हो गया। रविवार को ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत का 7वां विमान तुर्की के अडाना एयरपोर्ट पर पहुंचा। इंडियन एयरफोर्स के इस विमान से 23 टन से ज्यादा राहत सामग्री, चिकित्सा सहायता और महत्वपूर्ण मेडिकल उपकरण थे। दिल्ली में तुर्की के दूतावास में भी भारतीयों की तरफ से भेजे जाने वाले राहत सामग्री का भंडार पड़ा है। लेकिन भारत के लिए सबसे खास रहा 24 से 48 घंटे के बीच तुर्की में अपनी सर्च एंड रेस्क्यू टीम को पहुंचा देना। We really appreciate the sincere and timely help of India. It is timely because, as I said, the first 48 hours up to 72 hours are very important for rescue operations, and Indian experts, search and rescue experts, are now in the field. तुर्की पे जब संकट आया तो 57 इस्लामिक देशों से पहले भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया। भारत की मोदी सरकार सिर्फ तुर्की नहीं बल्कि सीरिया में भी इसी तरह राहत और रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। मुस्लिम देशों के लिए मोदी सरकार की इस इंसानियत भरी पहल ने तुर्की जैसे भारत विरोधी देशों का रुख बदल दिया है। तुर्की ने जहां पाकिस्तान से दूरी बना ली, वहीं भारत को सच्चा दोस्त बताते नहीं थक रहा है। इसलिए अब तुर्की में भी कहा जा रहा है, मोदी है तो मुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तुर्की में भूकंप से प्रलय के बाद हिंदुस्तान ने मानवता के लिए बाहें फैलाई और जीवन की रक्षा के लिए हाथ बढ़ाया और मानवता की रक्षा करते हुए तुर्की के लोगों के दिल जीत। पाकिस्तान का खास दोस्त रहा तुर्की अब भारत को सच्चा दोस्त बताने लगा। लेकिन इससे पहले भी ऐसे कई मौके आए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में इस्लामिक वर्ल्ड ने पलक पावड़े बिछाकर पाकिस्तान को हैरान परेशान कर दिया। कभी पाकिस्तान के बड़े पैरोकार रहे ये मुस्लिम देश आज पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर भारत का समर्थन कर रहे हैं। पीएम मोदी ने यह सब कैसे मुमकिन किया, इस रिपोर्ट को देखिए, समझ जाए। जब जब इस्लामिक देशों में पीएम नरेंद्र मोदी की जय जयकार होती है तब तक पाकिस्तान का कलेजा तार तार हो जाता है। इस्लामिक मुल्कों में पीएम मोदी को मिले ये सम्मान पाकिस्तान के लिए अपमान की घूंट साबित हो जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी थी इंडिया को एंटी इस्लाम और एंटी मुसलमान साबित करना। नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद से ही पाकिस्तान अपने प्रोपेगेंडे को धार देने लगा, इस आरोप के साथ कि मोदी सरकार में भारत में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। मोदी सरकार एंटी मुसलमान है, लेकिन मोदी ने न सिर्फ इस्लामिक देशों से भारत के रिश्तों को मजबूत बनाया बल्कि पाकिस्तान को इंटरनेशनली एक्सपोज कर अलग थलग भी कर दिया। यहाँ तक कि मुस्लिम देशों में भी उसकी कोई हैसियत नहीं रही। और अब दुनिया के ज्यादातर इस्लामिक मुल्कों के साथ पीएम मोदी की कूटनीतिक जुगलबंदी की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। ये तस्वीरें नए हिंदुस्तान के बढ़ते कद और रुतबे के साथ साथ नए रसूख की गवाही दे रही हैं। तब हर देशवासी का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। मुस्लिम देशों का
पीएम मोदी का मुरीद हो जाना और हिंदुस्तान के साथ दोस्ती की नई इबारत लिखना ये एक दिन की कामयाबी नहीं है। इन सबके पीछे है पीएम मोदी की दुश्मन को भी दोस्त बना लेने वाली खासियत। यही वजह है जो मुस्लिम देश पहले दबी जुबान से भारत को सपोर्ट करते थे, वो साल 2019 में खुलकर साथ आ गए। कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाना हो या फिर कश्मीर का मसला, ज्यादातर मुस्लिम देश भारत के पक्ष में रहे। हालांकि पाकिस्तान के साथ 3 मुस्लिम देशों तुर्की, मलेशिया और अजरबैजान ने एंटी इंडिया गठजोड़ बनाया। इनकी तरफ से भारत के खिलाफ हर मंच से प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश की जाती रही। अजरबैजान, तुर्की और पाकिस्तान ने तो साल 2020 में 44 दिनों का संयुक्त सैन्य अभ्यास भी किया था। इस चौकड़ी को तोड़ना मोदी सरकार की पहली प्राथमिकता थी। लिहाजा मोदी सरकार ने कश्मीर और नागरिकता संशोधन कानून CAA के विरोध में बयान देने वाले मलेशिया पर साल 2020 में नकेल कस दी। साल 2020 में मोदी सरकार ने मलेशिया से पाम तेल की आयात पर रोक लगा दी। भारत की तरफ से पाम ऑयल का आयात रोकने से मलेशिया को काफी आर्थिक झटका लगा। जब मलेशिया बैकफुट पर आया तो 4 महीने बाद फिर से पाम ऑयल का आयात शुरू किया। मलेशिया को बैकफुट पर करने के बाद पीएम मोदी की चाणक्य चाल का अगला टारगेट था अजरबैजान। लिहाजा अजरबैजान को काबू में करने के लिए मोदी सरकार ने उसके दुश्मन आर्मेनिया से हथियारों की बड़ी डील की, जिसमें मिसाइल, रॉकेट और गोला बारूद भी शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी युद्ध नीति को मजबूत करने के लिए आर्मेनिया के तरकश में कौन कौन से हथियार सजाए हैं वो भी देख लेते हैं। भारत की आर्मेनिया से 2000 करोड़ के हथियारों की डील हुई। इनमें पिनाका रॉकेट, ब्रह्मोस मिसाइल, एस्ट्रा मिसाइल, स्वाति रडार। अकेले स्वाति रडार का सौदा 350 करोड़ का है। आर्टिलरी गन। इन हथियारों से भारत के भरोसेमंद आर्मेनिया को मजबूती मिलेगी और वो इन भारतीय हथियारों के दम पर अपने दुश्मन अजरबैजान पर धाक जमाएगा। आर्मेनिया को हथियार भेजते ही भारत विरोधी कैंप में खलबली मच गई। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव का बयान भी आ गया, जिसमें उन्होंने कहा कि आर्मेनिया को जो हथियार दिए जा रहे हैं उससे बचा नहीं पाएंगे। मैंने आर्मेनिया से कहा है कि पैसे बर्बाद मत करो। कई देश आर्मेनिया को हथियार देने की तैयारी कर रहे हैं। दुर्भाग्य से भारत भी उनमें शामिल हो गया। हम इसे गैर दोस्ताना कदम मानते हैं। इसकी वजह ये कि आक्रामक हथियार हैं। इनका एकमात्र निशाना अजरबैजान है। अजरबैजान को पस्त करने के बाद पाकिस्तान के खेमे का एक देश बचा था, तुर्की। लेकिन अब जब तुर्की भूकंप से दहला तब मोदी सरकार ऑपरेशन दोस्त चलाकर एक भरोसेमंद दोस्त की भूमिका निभा रही है। एनडीआरएफ की टीम लगातार राहत और बचाव कार्य कर ज्यादा से ज्यादा जिंदगियों को बचाने की मुहिम में जुटी है। एनडीआरएफ के अलावा भारतीय सेना भी मेडिकल सपोर्ट लेकर तुर्की पहुंची है। मोदी सरकार ने एक बार फिर भारत की उसी महान परंपरा को निभाया जिसे वो वसुधैव कुटुंबकम के अपने सूत्र से विश्व को बांधते रहे हैं। इसी मंत्र के साथ पीएम मोदी सऊदी अरब और यूएई के साथ भारत की दोस्ती को ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंचा चुके हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस नरेंद्र मोदी को अपना बड़ा भाई बताते हैं। सऊदी अरब और यूएई को धार्मिक आधार की वजह से पाकिस्तान का समर्थक माना जाता था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। पीएम मोदी सुपर डिप्लोमेसी के जरिए न सिर्फ सऊदी अरब और यूएई को भारत के पक्ष में लाने में कामयाब रहे, बल्कि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साइडलाइन करने में भी सफलता मिली। ओआईसी में भी भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर मिल चुका है। अब तो सऊदी अरब और यूएई पाकिस्तान को भारत के खिलाफ जुबानी हमले बंद करने की नसीहत देते हैं। पाकिस्तान के करीबी माने जाने वाले खाड़ी देशों ने भारत के साथ रक्षा क्षेत्र में भी साझेदारी बढ़ाई है। पीएम मोदी की ग्लोबल लीडर की हैसियत ही है कि उन्हें मुस्लिम देशों से 6 बड़े सम्मान हासिल हो चुके हैं। 25 अगस्त 2019 को पीएम मोदी को बहरीन में द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसांस से सम्मानित किया गया। 24 अगस्त को पीएम मोदी को यूएई के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ जायद से नवाजा गया। 8 जून 2019 को मालदीव ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान निशान इजुद्दीन से सम्मानित किया। 10 फरवरी 2018 को फिलिस्तीन में ग्रैंड कॉलर पुरस्कार से नवाजा गया था। साल 2016 में पीएम मोदी को अफगानिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी आमिर अमानुल्लाह खान पुरस्कार मिला था। 3 अप्रैल 2016 को सऊदी अरब के सर्वोच्च नागरिक सम्मान किंग अब्दुल अजीज सैश से सम्मानित किया गया। मुस्लिम देशों की ओर से पीएम मोदी को दिए गए ये सम्मान दिखाते हैं कि भारत के साथ इस्लामी दुनिया के संबंध अब तक के बेहतरीन दौर से गुजर रहे हैं। और पीएम मोदी की इस विजय ने पाकिस्तान की कूटनीतिक पराजय की पटकथा लिख दी है, जिसने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में बिल्कुल अलग थलग कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।